नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। और देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज हम बताएंगे कि बघेलखंड के जो 56 सीटें हैं, उस 56 सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी स्थिति मजबूत है। और आज हम लेके आए हैं महासर्वे, और महासर्वे का मेगा शो। इससे हम बता रहे हैं कि किस क्षेत्र में कौन भारी है, कहाँ किसकी कौन सी कमजोरी है। आज जो कि कल हमारा जो है ओपिनियन पोल के आखिरी दिन है, इसीलिए आज हम लेके आए हैं। अब तक हमने 4 सर्वे कर चुके हैं, चारों सर्वे आपको दिखा चुके हैं। आज अंतिम ओपिनियन पोल है। अब हम मिलेंगे 17 तारीख को एग्जिट पोल के साथ। आज हमारे साथ में जो गेस्ट मौजूद है, काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी कुछ ये चुनाव देख चुके हैं, बहुत सारे चुनाव में विश्लेषण कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं और जो अचूक भी होता है। आज हमारे साथ में जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी है, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी है, रामानंद द्विवेदी जी है और अर्चना शर्मा जी है। हमने कोशिश की है कि हर वर्गों से जानकारी ली जाए, महिलाओं से भी जानकारी ली जाए, जो किसान हैं उनसे भी बात की जाए, और जो बहुत ही अति गरीब है वहाँ तक भी पहुँचा जाए। ऐसे हमने कुछ लहरों के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बघेलखंड जो बुंदेलखंड से शुरू होकर बिंद तक जाता है, यहाँ पर 56 सीटें हैं। इन्हीं 56 सीटों पर हम अभी बात करेंगे। इसके पहले हमने मालवा निमाड़, मध्य क्षेत्र और महाकौशल की बात हमने की है। 140 सीटों में से 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी है, ऐसा हमारा सर्वे रिपोर्ट कहता है। अब जो 56 सीटें हैं, उनमें से हमारे सर्वे के अनुसार 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, 31 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और 1 सीटें अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से जो बघेलखंड के 56 सीटें हैं, उसमें से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 31 सीटें कांग्रेस को, और 1 सीट पर अन्य यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट है वो मैंने प्रस्तुत किया है। अंत में हम ये दिखाएंगे कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हमारा सर्वे रिपोर्ट क्या वहाँ पर रिपोर्ट आ रहा है। हमारे गेस्ट के पास जाए इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, सर्वे के जो लहर है, पहले भी जो सर्वे किया है उसमें भारी परिवर्तन है पूरे प्रदेश में, लेकिन बघेलखंड 56 में से जो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हम दे रहे हैं, 31 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, शुरू से ही स्थिर है। मतलब यहाँ पर कांग्रेस शुरू से भारी है। अन्य जगह पर देखा गया है कि बिल्कुल उल्टा हो चुका है, लेकिन ये जो जगह है, ये जो 56 सीटें हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्थिर है। तो मैं सबसे पहले रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहूँगा। शर्मा जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, बहुत सारे आकलन आपने किए हैं, और हमारा अनुभव भी ये कहता है कि आपका आकलन आमतौर पे गलत नहीं निकलता है। अनुभव के आधार पर हमने जो सर्वे किया है, क्या लगता है, इससे आप सहमत हैं या इससे आपके जो अभिमत है वो विपरीत है?
देखिए, जहाँ तक बघेलखंड का सवाल है, जी। तो बघेलखंड की हम अगर जनमानस को देखेंगे हम्म। तो वहाँ का व्यक्ति बोलता कम है और सोचता ज़्यादा है। ठीक ये बात। विशेषता है बघेलखंड की। हम्म। अगर आप बात भी करेंगे तो वो दो वाक्यों का उत्तर दो शब्द में देने का प्रयत्न करता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो अंतर्मुखी है और अपनी बात खुल करके नहीं करता। इस चुनाव में भी हम ये देख रहे हैं कि बघेलखंड का मतदाता अपेक्षाकृत शांत है। एक दूसरी जो पृष्ठभूमि है, हमको वर्तमान परिणाम को ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालना होगी। बघेलखंड की अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी और दूसरे जो दल हैं वो अपेक्षाकृत अधिक मुखर हुए हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों ने, चाहे वो श्रीनिवास तिवारी हों, चाहे वो अच्युतानंद जी मिश्र हों, जगदीश जोशी जी हों, वो जो पुराने नेता रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी, समाजवादी चेतना वहाँ पर आरंभ की, उन्होंने ही कांग्रेस की नींव रखी। अब अगर हम पिछले चुनाव में देखें, इसका अर्थ है कि वहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक जागृति है बघेलखंड में। ये ठीक है कि शिक्षा का प्रतिशत और रोजगार का प्रतिशत वहाँ पर कम है, लेकिन सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति वहां पर है। अब अगर हम पिछला चुनाव देखें, 2018 का चुनाव, तो 2018 में बघेलखंड में भाजपा बड़ी बढ़त में रही है और उस बढ़त को कम करने के लिए अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने इस बार जातिगत समीकरण का वहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि कांग्रेस को एक माइनस पॉइंट ये भी है जिसकी चर्चा वहां पर सब लोग करते हैं कि वो जो कांग्रेस की नींव रखने वाले अच्युतानंद मिश्र जी थे, श्रीनिवास तिवारी जी थे, इनके परिवारों को या उनके प्रतिनिधियों को, उनके कुटुंब, पूरे कुटुंब को कांग्रेस ने इस बार बाहर दिया है। तो उसमें से जो कि सिद्धार्थ तिवारी अब आ गए हैं भाजपा में, तो कांग्रेस ने रणनीति के तहत ही जो टिकट दिया है उनके खिलाफ, वो एक ब्राह्मण को ही टिकट दिया है ताकि वहां पर ये वोट बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर के मेरे आकलन में जो और बाकी सीटों को भी देखेंगे, वहां पर जो विद्रोह भी अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैहर के जो विधायक थे त्रिपाठी जी, उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है, बसपा का भी वहां पर प्रभाव है, सापा का भी वहां पर प्रभाव है। तो सापा ने भी कहीं ना कहीं जो ओबीसी को टिकट दिए हैं तो वो भाजपा को ही नुकसान करने वाले, सापा के ज्यादातर टिकट ओबीसी के हैं तो वो भाजपा को ही ज्यादातर नुकसान करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के वहां का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है और पिछली बार की तुलना में भाजपा की कुछ सीटें कम तो हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तुलना में भाजपा बढ़त में रहेगी। वो जो त्रिकोणीय संघर्ष वहां पर हो रहा है कई सीटों पर, एक आध सीट पर तो चतुष्कोणीय संघर्ष भी है, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा दोनों यहाँ जहाँ उम्मीदवार है, ये जो है परिणाम में बहुत उलटफेर करेगा, किसी को जिताएगा किसी को हराएगा। फिर भी मेरी दृष्टि में टोटल 26 में से अगर भारतीय जनता पार्टी 28-30 वहां पर ले ले, 32 सीट तक ले ले, फिर मुझे आश्चर्य उसका नहीं होगा। जी चलिए, 56 में से 32 तक भी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, मतलब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हो सकता है। चतुर्वेदी जी, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आपका क्या आकलन है, ये 56 में से कितने सीटें आप दे रहे हो? और किसी भी प्रकार से मेरी जो सर्वे है, मेरे टीम की जो सर्वे है, ये आपको प्रभावित नहीं कर रहे कि आप अपने जो अभिमत है, आपके जो अनुभव के आधार पे जो विचार है उसको बदलना नहीं है? आप खुलेआम ये बोल सकते हैं कि इस सर्वे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, खुल के बोलिए आप प्लीज़। देखिए, आपका जो सर्वे है 56 में से आप 24 सीट भाजपा को दे रहे हैं, 31 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं जी। मैं आपको बता दूं, मैं बुंदेलखंड और बिंद की हर सीट पर गया हूं, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा है। निश्चित तौर से आपका सर्वे कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक है, जो परिणाम आएगा निश्चित तौर से उसके नज़दीक ही कहीं नज़र आएगा और उसका बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह हम आपको बता दें कि 5वीं सूची में जिन विधायकों से, जो वर्तमान विधायकों से जो जनता सीधी सीधी नाराज थी, देखिए ये जो चुनाव है, ये विधानसभा का जो चुनाव है 2023 का मध्य प्रदेश का, ये आप मान लीजिए कि 21वीं सदी के जितने भी चुनाव हैं उन सब में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चुनाव ये है। अब इसमें जो बिंद की बात करें तो बिंद का मतदाता, वैसे हम आपको बता दें, जो गरीब मतदाता है वो सरकार की जो योजनाओं का लाभ लेता है, उसके बदले में वो जो है सरकार को वोट देकर अपने आप को उपकृत समझता है या ये समझता है कि हमने अपना ऋण चुका दिया है। हाँ। तो हालांकि स्थितियां वहाँ विपरीत हैं।
लेकिन फिर भी जो आपकी जो 24 सीटों में जो फिट बैठ रही हैं वो उसमें एक ये वहाँ के मतदाताओं का जो एक नजरिया है, एक ये उसमें शामिल है जो निश्चित तौर से उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हम आपको बताएं कि बिंद में अभी 2018 में 24 सीटें भाजपा के पास थीं और अगर कहा जाए तो 2018 में 15 महीने के बाद जो सरकार बनी थी भाजपा की, वो अगर बिंद में इतनी बढ़त लिए हुए भाजपा नहीं आती उन विपरीत परिस्थितियों में भी, तो वो संभव नहीं हो पाता। तो बिंद ने भाजपा को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस बार का जो टिकट वितरण है उसको लेकर जो असंतोष है या जो त्रिकोणी चतुष्कोणी जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं अपनों की नाराजगी भाजपा को उसका भुगतान करना पड़ेगा। और उसी की वजह है कि 24 में से जो आपने जो 24 सीटें जो खाली बिंद में थी वो पूरे बघेलखंड में आपके सर्वे में आई हैं भाजपा के पक्ष में, तो वो कहीं ना कहीं वो उसके नजदीक है, क्योंकि आधा नुकसान वहाँ भाजपा को उठाना पड़ सकता है। और जो भी आधे से प्लस जो भी सीटें होंगी वो निश्चित तौर से अब एक फैक्टर इसमें इस बार काम करने वाला है, कितना काम करता है, कितना नहीं करता है, कितना उसका परिणाम मिलता है, वो है लाडली बहना फैक्टर। अब वो ये लाडली बहना का अगर हमने एक आकलन अगर आप देखें तो 1,32,00,000 लाडली बहना को लाभ मिल रहा है इस योजना का, और 1,32,00,000 लाडली बहना का अगर आप औसत निकालें तो हर विधानसभा सीट पर करीब औसत 50,000 बहना लाडली बहना के रूप में जो है दर्ज हैं। अब वो लाडली बहना कितना वोट में कन्वर्ट होती है उसके आधार पर हो सकता है कि आपका सर्वे थोड़ा इधर उधर हो जाए। बिल्कुल उसमें संभावनाओं हाँ, जो शर्मा जी के अनुसार हो सकता है कि उनका जो आकलन है वो सही निकले। जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन समस्या यही है कि वो लाडली बहना और नारी सम्मान में से कितना क्या जो है किस तरह का मतदाता का दिमाग काम कर रहा है उस समय, किस समय महिला मतदाता का ये उस पे है। बुंदेलखंड का जैसे हम आपको बताएं, बुंदेलखंड में भी लगभग 26 सीटें बुंदेलखंड में हैं, और बुंदेलखंड के जो सभी जिलों में हैं जो वर्तमान मैं आपको फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, मतदाता सीधा शिवराज सिंह चौहान या भाजपा से उतना नाराज नहीं था जितना अपने विधायकों से नाराज था। वो विधायक जो 15 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार बदली और भाजपा की सरकार आई, लेकिन उन विधायकों की जो कार्यशैली रही वो बिल्कुल उसी स्टाइल में रही जो कांग्रेस के विधायकों की थी। बिल्कुल। और उस कार्यशैली से मतदाता सीधा सीधा नाराज हुआ, और उसके जो सारे मुद्दे भी हैं वो मुद्दे जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं उनसे इतर जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो गए। और उसमें क्योंकि बुंदेलखंड और बिंद से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव है, और वो जो बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रभावित कर रही है। तो कहीं जो चतुष्कोणी मुकाबले की बात हो रही है वहां बसपा को भी फायदा मिल सकता है, और वहां फायदा बसपा को भी मिल सकता है। लेकिन आप एक्चुअल जो है एग्जैक्ट कितना फिगर देना चाहेंगे आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से, कि भाजपा इन 56 सीटों में कितने सीटों पर विजय हासिल कर सकती? हाँ, वो मैं आपको बताऊं को बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं, हाँ। और वर्तमान में 18 सीट भाजपा के पास हैं। बिल्कुल। और 8 सीट इतर दूसरे कांग्रेस प्लस अन्य के पास हैं। तो निश्चित तौर से जो स्थितियां होने वाली हैं वो जस्ट इसके उलट भी हो सकती हैं बुंदेलखंड में, और बिंद में कुछ ज्यादा सीटें आएंगी तो वो आपका सर्वे जो कह रहा है निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं वहीं पे आके टिक जाएगी सुई। अगर लाडली बहना फैक्टर है कि ये सर्वे सटीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर लाडली बहना फैक्टर काम किया तो निश्चित तौर से फिर वो पूरे प्रदेश में ही कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले, तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। रामानंद द्विवेदी जी, आप बहुत नज़दीक से इन क्षेत्रों पे जो है दौरा भी किया है और आप नज़र रखे हुए हैं। जैसे कि कौशल किशोर जी ने बताया है कि यहाँ अगर लाडली बहना योजना यदि सफल हो गए, मतलब लोगों के दिलों में बैठ गई, तो हो सकता है कि जो मेरी सर्वे रिपोर्ट है वो गलत हो के शर्मा जी के जो अनुभव के आधार पे जो उनका आकलन है वो सही निकल जाए। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इन 56 सीट पे हमने जो सर्वे दिखा है इसमें क्या आप सहमत हैं, या आप जो आकलन कर रहे हो उस पे कितने सीटें आप वहाँ पर इन 56 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को और कितने सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं? जी देखिए, बिंद क्षेत्र की राजनीति थोड़ी अलग है जी। मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान रखता है राजनीति के क्षेत्र में, और वहाँ लाडली बहना योजना का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण ज्यादा प्रभाव रखता है। वहाँ पे ज्यादातर ठाकुरों और ब्राह्मणों में चलता है आपस में प्रतिद्वंदिता। इसी तरीके से पटेल वर्ग हैं, इसी तरीके से अन्य जातियां हैं। और इस बार का चुनाव तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें जो बागी प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। अब जैसे देखा जाए तो सीधी के केदारनाथ शुक्ला एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, रनिंग विधायक थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बागी के रूप में वो निर्दलीय खड़े हैं और उनके साथ काफी कार्यकर्ता हैं, उनसे क्षेत्रीय लोग जुड़े हैं, तो उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है वहाँ की बागी के रूप में वो अपनी सीट निकाल लेंगे। इस तरीके से कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बागी उम्मीदवार अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी आंकड़े आप बता रहे हैं कि 56 में से 24 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी और 31 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं और 1 निर्दलीय दे रहे हैं, हाँ, अन्य दल को। तो इसमें परिणाम अन्य जो है, अन्य की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। अन्य की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। अन्य की संख्या एक से हमारे ख्याल से कम से कम 5 से 6 सीटें हो सकती हैं। 5 से 6 सीटें अन्य को दे सकते हैं, अन्य को देंगे। अच्छा, इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? इसमें कांग्रेस जो आप दे रहे हैं 31 कांग्रेस को, तो हम 25 सीट से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और भाजपा भी, भाजपा यहाँ पे 28 सीट आएंगी। 28, तो 28, 5 और मतलब 25 और 5, तो ये 58 हो गया। इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है 28 इसके इर्द गिर्द है, इर्द गिर्द। हाँ, ठीक है, 2 सीटें इधर उधर हो सकती है। तो मतलब लगभग वही है जो हमने जो दिया है, इसको थोड़ा सा उलट आपने किया है। हमने कांग्रेस को कुछ ज्यादा सीटें दी है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है, जो निर्दलीय है या अन्य पार्टी से जो लोग लड़ रहे हैं जी, वो वहाँ वोट कटाव साबित हो रहे हैं। बाकी बागी की वजह से थोड़ा परिवर्तन है यहाँ पे, और वो बागी ऐसे नहीं है कि प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, बागी भी अच्छा खासा क्षेत्र में अपना महत्व रखते हैं। चलिए अर्चना शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने जो सर्वे किया है, आप इससे सहमत है या नहीं है, और उस क्षेत्र के लिए आपका क्या आकलन है? बघेलखंड में सर, बुंदेलखंड को देखा जाए तो ये कहना चाहिए कि राजनीति का पावर हाउस है। बिल्कुल। यहाँ पे 3 जो मंत्री वर्तमान में रह चुके हैं, तो देखा जाए यहाँ पे कांग्रेस इनको लामबंद कर रही है। यहाँ पे 6 जो है जिले और 26 सीटों का बहुत तगड़ा समीकरण लगाया गया है। तो अगर बुंदेलखंड में रोजगार, और कहना चाहिए कि रोजगार वहाँ पे नहीं है, उद्योग नहीं है, अभी तक वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि जस के तस है। तो कांग्रेस उस मुद्दे पे काफी मुखर है और इन चीजों को लेके आगे बढ़ रही है। अगर बुंदेलखंड में इन समीकरण को लेके अच्छी बढ़त बनाती है कांग्रेस, तो आपका जो सर्वे है थोड़ा सा इधर उधर होगा। अदरवाइज देखा जाए तो बागियों के कारण और कांग्रेस में जो टिकट वितरण हुआ है उसके कारण काफी जो कहना चाहिए कि अंतरकलह वितर्गात है, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं वैसे तो बीजेपी को भी होगा, लेकिन देखा जाए ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि सागर में तो कांग्रेस को फायदा हुआ, पूरी नगर परिषद जो है कांग्रेस बीजेपी की कांग्रेस में हो गई है, लेकिन अन्य जगह देखा जाए तो ये आंकड़ा बागियों का ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो केदार शुक्ल जी हैं, अन्य लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। लाडली लक्ष्मी बहना एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना के साथ साथ एक लंबा कार्यकाल है बीजेपी का। उस लंबे कार्यकाल में युवाओं के पास आज रोजगार का सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे मध्य प्रदेश में क्या में ही मान ले, बघेलखंड एक पार्ट है, तो लोगों के पास जो है यूथ है। हम सोशल मीडिया के जमाने में बैठे हुए हैं, लोग अवेयर्ड हो चुके हैं। लोगों को मतलब मैं खुद इस फील्ड में गई तो जैसे हमने सब्जी वाले से बात की या किसी अन्य से बात की, तो लोगों का ये मानना है कि हमने व्यापम में 10-10 फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन हमें किसी का ना तो कॉल लेटर आया ना कुछ आया। तो लोगों में रोष बहुत है बीजेपी के प्रति। देखा जाए तो एक जो मध्यम वर्गीय से नीचे जो कहना चाहिए लोअर मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो उनमें एक आक्रोश है। उस आक्रोश को कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा अगर कांग्रेस उसको भुना लेती है तो। चलिए, कांग्रेस उसको भुना लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है।
रमेश शर्मा जी, एंटी इनकन्वेंसी वर्सेस घोषणाएं, कौन भारी है? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये देखा गया कि बहुत संख्या में बुद्धिजीवी यहाँ पर निवास करते हैं। चाहे वो बिंद ले लीजिए, बुंदेलखंड लीजिए, बघेलखंड में उन बुद्धिजीवियों को धन देके संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए, मुझे जो लग रहा है जी। कि इन सीटों पर कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुंदेलखंड की और बघेलखंड की, टोटल जो पूरी 56 सीटें सीटों हैं, पर, तो उसमें मानसिकता अगर आप देखेंगे तो मानसिकता में थोड़ा फर्क बुंदेलखंड में भी आता है, बघेलखंड में भी आता है। बिल्कुल। और टोटल सीटों में अगर आप, मुझे जो लग रहा है कि बघेलखंड में लाडली बहना योजना और बुंदेलखंड में मोदी इफेक्ट निश्चित रूप से कुछ नाराजी है, ये दोनों डालेगी। लेकिन फिर भी मुझे इन दोनों क्षेत्रों में मिलाकर के भाजपा मुझे थोड़ी बढ़त में दिखती है, मेरे अनुमान के अनुसार। नहीं, आपका लंबा अनुभव है, लेकिन एक जो चीजें हमारे सर्वे में उभर के सामने आया है वो ये है कि नाराजगी है इस क्षेत्र में। भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग कारणों से नाराजगी है, मतलब एंटी इनकन्वेंसी है। लेकिन साथ में ये एक फैक्टर है कि हो सकता है कि ये नाराजगी जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, लाडली बहना योजना हो या अन्य घोषणाएं, उससे अगर ये दब गए, मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी यदि दब गया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। लेकिन मेरे सर्वे के हिसाब से वहां आज भी कांग्रेस भारी है, बावजूद इसके कि पिछले मर्तबा वहां पर लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साफ था। कांग्रेस से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजयी हासिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस इस बार जो है वहां बढ़त मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कांग्रेस को। शर्मा जी, एक और सवाल है, जो गोपाल भार्गव है, राजेंद्र शुक्ला है, ऐसे बहुत सारे नेता है, गणेश सिंह विशिष्ट, सिद्धार्थ तिवारी है, गिरीश गौतम है, आपके अजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अजय सिंह की स्थिति इस बार क्या बन रही है? पिछले बार क्यों हार गए थे और इस बार की स्थिति विशेष करके क्या है? देखिए, मोटे तौर पर ये जो आपने नाम गिनाए हैं जी, तो कहीं ना कहीं, जैसे इस बार मुझे गोपाल भार्गव जी के क्षेत्र में यद्यपि बहुत प्रभावशाली नेता हैं और वो 1985 से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन इस बार उनके क्षेत्र में थोड़ा सैबोटेज लग रहा है। भूपेंद्र सिंह मुझे अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, यद्यपि गोपाल भार्गव निकाल लेंगे, लेकिन उनको इस बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है। मंत्रियों में अगर हम देखेंगे तो राजपूत जो है, गोविंद राजपूत, उनको थोड़ी सी कठिनाई ज्यादा जा रही है। अगर हम बिंद में जाएंगे तो राजेंद्र शुक्ल मेरी दृष्टि में आसानी से सीट निकाल सकते हैं। और पिछली बार यद्यपि अजय सिंह को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार अजय सिंह संभवतः अपनी सीट को निकाल सकते हैं, ये स्थिति मुझे वहां पर ऐसी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के, इसके अलावा अगर बुंदेलखंड में हम देखें तो जयंत मलैया को भी इस बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, ताकि वो जयंत मलैया, पिछली बार चूंकि उनके यहाँ भी सैबोटेज था और इस बार फिर उनके यहाँ भी सैबोटेज है, तो फिर जो कांग्रेस ने कोशिश की है इन दोनों तीनों जगह पर, कहीं ना कहीं जो भाजपा का वोटर रहा है वर्ग के हिसाब से, उसमें उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की है। खासतौर से जैसे लोधी वोट अगर वहां पे देखें तो बुंदेलखंड में एक तरफा भाजपा का वोटर रहा, तो उसमें उन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की है। बुंद प्रदेश में ओबीसी भाजपा का वोटर रहा है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से भाजपा ने कांग्रेस का जो वोट बैंक था ब्राह्मणों का, उसमें उन्होंने सेंध लगाई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो मुझे जो इस बार लग रहा है कि जहां पर जातियों में बसपा का कैंडिडेट हो, सपा का कैंडिडेट हो, पूरे बुंदेलखंड में और बघेलखंड में उन्होंने जो कैंडिडेटों का चयन ऐसा हुआ है जो भाजपा को नुकसान पहुंचा सके। यदि हम वहां के जातिगत समीकरण से देखें, असंतोष के समीकरण से देखें तो निश्चित रूप से आकलन में भाजपा को नुकसान आता है। लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में लाडली बहना योजना और मोदी इफेक्ट इस नुकसान की भरपाई कर सकता है, ऐसा मेरा आकलन है। जी चलिए, लाडली बहना योजना और मोदी फैक्टर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिला सकता है। कौशल किशोर जी, आपका वो क्षेत्र बहुत ही अध्ययन किया हुआ क्षेत्र है। गोपाल भार्गव जी अजय है, वो कभी भी जो है वो कभी हारते नहीं है वहाँ से। भूपेंद्र सिंह के लिए इस बार लग रहा था कि वो कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने स्थिति सुधार ली है। गोविंद राजपूत की स्थिति थोड़ी ख़राब है, जैसे शर्मा जी ने बताया, हमारा रिपोर्ट भी यही कह रहा है। लेकिन इन ऑल
आपको क्या लगता है, जैसे जयंत मलैया का नाम लिया गया, जयंत मलैया पिछले बार अल्प मत से हारे थे। दूसरी बात यह है कि एक और कुशमरिया जी जो है उस समय इनके खिलाफ थे और सीधे जो है वहां पे जो जाति समीकरण है वो इनके खिलाफ चला गया था। इस बार क्या लग रहा है कि बुंदेलखंड में जो है जो स्थिति पहले थी भारतीय जनता पार्टी की, वो स्थिति आज भी बरकरार है, या लाडली बहना योजना और एंटी इनकम्बेंसी के बीच में जो एक अंतर है वो पाटने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है, या कांग्रेस इसमें जो है खाई को और ज्यादा बढ़ाने में सफल होंगे? देखिए, बुंदेलखंड की जो हमने बात की, पहले भी बात की, बुंदेलखंड में अभी भाजपा के पास 18 सीट हैं, 18 सीटें हैं और 8 सीट कांग्रेस और अन्य के पास है। लेकिन अगर हम एक एक सीट पे भी चर्चा कर लें, जैसा कि आपने कहा, भूपेंद्र सिंह से शुरू करें तो भूपेंद्र सिंह, चूंकि भूपेंद्र सिंह ने वहाँ एक इतना ज़्यादा काम किया है पिछले 3.5 साल में जो उन्हें मिला मंत्री के रूप में, वहाँ पे कि कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं रहा जिसको उन्होंने ऑब्लाइज ना किया हो या जिसको योजनाओं का लाभ ना दिलाया हो। और एक तरह से कहा जाए तो एक वो जो कहते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो एक वो खुरई मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जैसा एक हाल बना दिया है उन्होंने वहाँ पे। तो भूपेंद्र सिंह की स्थिति वहाँ अच्छी है, निश्चित तौर से अच्छी है, और उनके विपक्ष में जो कैंडिडेट है वो भी बहुत मजबूत नहीं लग रहा है। गोपाल भार्गव जी, निश्चित तौर से कुछ भी चर्चा कर ली जाए, लेकिन गोपाल भार्गव जी के प्रति जो वहाँ के मतदाताओं के मन में जो एक जगह है, और गोपाल भार्गव जिस तरह दिन रात वहाँ पे काम करते हैं, हर अपने मतदाता का 1 to 1 फेस उन्हें याद है, उसके अनुसार भी जो है गोपाल भार्गव लगभग अजेय ही रहेंगे इस बार भी। और गोविंद सिंह राजपूत को लेकर जो कहा जा रहा है, निश्चित तौर से नाराजगी है मतदाताओं में उनके प्रति। अब वो उसको कितना भरपाई कर पाते हैं मतदाताओं की नाराजगी का, ये अलग बात है, लेकिन बहुत अगर कमजोर कुछ पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत वहाँ पड़ रहे हैं कमजोर। तो क्या लग रहा है कि हम बात करें दमोह सीट की, जो आपने दमोह की चर्चा की थी। दमोह सीट में जयंत मलैया को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में टिकट नहीं दिया था, लेकिन जयंत मलैया वहाँ पे 6 बार के विधायक रह चुके हैं पहले भी, और जो टिकट नहीं दिया, जिसके कारण जो असंतोष की स्थिति जयंत मलैया के चेहरे पे भी देखने को मिली, और उनके पुत्र के माध्यम से भी जो मिली, लेकिन उसके कारण जो मतदाताओं में एक जयंत मलैया के प्रति एक सहानुभूति की लहर है। और ऐसा माना जाता है कि जो दमोह जिला है वहाँ पे कहीं ना कहीं जयंत मलैया के हिसाब से जो टिकट वितरण होता है तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं जातिगत समीकरणों के माध्यम से भी, और राजनीतिक समीकरण जो उनके हैं, एक पैठ है जो नेताओं में। तो ये जो भले ही बुंदेलखंड में स्थिति, हम बिल्कुल सहमत हैं कि बुंदेलखंड में जो है भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, अगर देखा जाए तो जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है उसके आधार पे। अगर वो जो चेहरे बदलने चाहिए थे वो चेहरे बदल जाते तो शायद स्थितियां कुछ और होती, अच्छी होती, बेहतर होती। लेकिन फिर भी दमोह में जो है जयंत मलैया जीत जाएंगे, बाकी सीटों का क्या होगा वो अलग मामला है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो पूरा जो बुंदेलखंड में जो नए मंत्री बनाए गए उनको भी नुकसान होना तय है। और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो नुकसान है एक्चुअल वो मतदाताओं की तरफ से तो है ही, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से ज्यादा नुकसान है। ओके, जो कम से कम जो स्थानीय विधायक थे उनसे सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वो भाजपा के खुद के कार्यकर्ताओं में थी, चाहे भाजपा के जिलाध्यक्ष हों, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे वो मूलभूत कार्यकर्ता जिस पे भाजपा भरोसा करती है, वो उन सबको, सबके मन में उन चेहरों के प्रति नाराजगी थी जिनको सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि 5वीं सूची तक, अंतिम सूची तक अगर नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है तो चेहरा बदल सकता है। और चेहरा बदलता तो उनके मन के अंदर उत्साह का भाव होता, और एक नए चेहरे के साथ वो नए तरीके से मेहनत करते। वो कार्यकर्ता वहां पे बहुत निराश है, उसका खामियाजा निश्चित तौर से बुंदेलखंड में भाजपा को उठाना पड़ सकता है कि कांग्रेस को, भाजपा को उठाना पड़ सकता है, भाजपा को उठाना पड़ सकता है। रामानंद द्विवेदी जी, रामानंद जी, एक बहुत ही अलग हटके है कि आप पार्टी ने सबसे ज्यादा ध्यान इस बार बिंद क्षेत्र को दिया है। इसके पीछे क्या कारण, जो सिंगरौली में एक महापौर है उनका जीतना है, और थोड़ा सा आप इस पर भी विश्लेषण करिएगा कि जो सिंगरौली के महापौर है उनके व्यक्तिगत जीत थी या आप पार्टी की जीत थी? हम लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि आप पार्टी को जो वोट मिलने वाले हैं
वो वोट सीधे तौर पे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ही उनको उतारा गया। वो वोट सीधे कांग्रेस की झोली से आप पार्टी के झोली में जाना है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और फिर से मैं एक बार आपसे ये पूछूंगा, आप पार्टी का ध्यान उस ओर ज्यादा क्यों है? निश्चित तौर पे आप पार्टी का महापौर सिगरौली से बनी, पहले वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, कहीं न कहीं इनको भाजपा से असंतुष्ट होना पड़ा, टिकट नहीं मिला, बगावत करके उन्होंने आपका दामन थामा और आप चूंकि उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ गए थे, तो इसलिए आप के कारण उनको जीत भी हासिल हुई। इस कारण से केजरीवाल जी ने ये सोचा कि जब हमारा महापौर वहां से बन सकता है, इसका मतलब कहीं न कहीं लोगों का रुझान है आपके प्रति, तो उन्होंने विंध्य को फोकस किया। विंध्य में आकर के उन्होंने कई सभाएं भी की और तरह तरह के लोभ लालच भी दिए, बोले कि बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, ये सब रेवड़ी बांटने का काम भी किए। अब जनता तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर जगह रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। नहीं, मेरा सीधा प्रश्न ये था कि क्या ये वोट कटाऊ पार्टी के रूप में यहाँ मैदान में है या कोई जीतने के लिए भी जो है उन्होंने कोई कैंडिडेट उतारा है? नहीं, जीतने का तो खाता हमारे जो विश्लेषण के आधार पे तो हासिल नहीं हो सकता अभी, सिर्फ वोट ही काटेंगे वो। और इसमें नुकसान जो है सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, केवल कांग्रेस को उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्चना शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे है। इसके पहले हम जो है आपके तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का परिणाम भी बताएंगे। हमारे जो सर्वे टीम है उसके लीडर हैं सूरज पाठक जी, उनको हम बुलाएंगे। इससे पहले अर्चना जी, आप अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए कि लाडली बहना योजना कितना प्रभावशाली रहेगा इस चुनाव में, विशेष करके आपके बघेलखंड में। लाडली बहना योजना का जो है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे देखिए अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई है कि दीपावली पे भी बहनों को इसका दी जाएगी। हाँ, तो उससे एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास इस समय एक कहना चाहिए कोविड के बाद से बड़ा क्राइसिस है पैसे का, और जिस वर्ग के लिए ये महिला लाडली बहना योजना महिलाओं को दी जा रही है, उससे उनके लिए दीपावली पे जो पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं चुनाव में उन्हें बहुत मतलब बीजेपी को बेनिफिशियल रहेगा। तो मतलब क्या सीधे तौर पे जो है, जो सवाल ये है, क्या लाडली बहना योजना जैसे पिछले बार कांग्रेस के लिए किसान कर्ज माफी योजना जो है वो मास्टर स्ट्रोक था, क्या इस बार ये जो लाडली बहना योजना है भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी चुनाव से पहले ही, कुछ दिन पहले ये जो है 2-3 महीने हुए जब से लाडली बहना योजना का बहुत बड़े तरीके से बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया, शुरू किया गया। तो ये लाडली बहना योजना शुरू ही इसलिए की गई थी कि इसका चुनाव में एक बड़े तौर पे लाभ लिया जा सके। चलिए, बड़े तौर पे लाभ लिया जा सकते हैं। अब हम चलते हैं सूरज पाठक जी के ओर, जहाँ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को लेके जो सर्वे हुआ है उस पर वो विश्लेषण करेंगे और बताएंगे वहाँ पर कौन जीत सकता है। बिल्कुल, जैसे कि देश न्यूज ने सभी राज्यों में, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन 5 राज्यों में सर्वे किया है, अलग अलग स्तर पर सर्वे किया है और एक प्रश्नों की सूची बनाई थी। उन प्रश्नों के आधार पर यदि हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि अभी हम राजस्थान का और मिजोरम का बताया है और मध्य प्रदेश पर आप विश्लेषण कर ही रहे हैं, तो वर्तमान में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस बार थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सिनेरियो है उससे अलग सिनेरियो देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार बचाने की। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने सभी सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, वहां कई लगभग 47 सीटें वीआईपी सीटें मानी जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, और इन 90 सीटों में से वो 47 सीटों पर सभी का फोकस है। देश न्यूज ने जब छत्तीसगढ़ में मतदाताओं से गलियों में जाकर के, घरों में जाकर के, गांव में जाकर बात की है, तो उस आधार पर छत्तीसगढ़ का जो विश्लेषण है कि उन 90 सीटों में, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जैसा कि सभी को पता है कि लगभग 20 सीटों पर मतदान पहले चरण में होने वाला है और दूसरे चरण में अलग मतदान होगा। और ये जो पहले चरण का मतदान है, इसमें एक प्रमुख सीट है पाटन की भी। इन सीटों पर सभी का फोकस लगा हुआ है और देश न्यूज का सर्वे कहता है कि इन 90 सीटों में से
कांग्रेस लगभग 39 से 45 सीटों पर बढ़त बनाएगी और 39 से 45 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी 35 से 42 सीटों पर अपना प्रभुत्व दिखा पाएगी। अन्य सीटों पर यदि हम बात करें तो केवल 1 या 2 प्रत्याशी ऐसे होंगे जो अन्य दल के होंगे या निर्दलीय होंगे जो जीत करके सदन तक पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस बढ़त जरूर बनाएगी, लेकिन यहां बहुमत का आंकड़ा पार कर जाए ऐसी स्थिति में कांग्रेस जद्दोजहद में दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने तो छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाते हुए जरूर है कि वहां हालांकि पिछली बार की सीटों की अपेक्षा कम सीटें हो रही हैं कांग्रेस की, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है और इस बार जो बीआरएस है, भारत राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस, इनके बीच कड़ी टक्कर है। क्योंकि पिछला चुनाव जो देखा गया था कि वहां इस जो जितना वोट शेयर मिला था लगभग 42.5% वोट शेयर रहा है, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा ये जो शेयर है ये 4.3% में की गिरावट है बीआरएस की वोटों में इस बार। इसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है वहां पर, क्योंकि यदि हम तेलंगाना में देखें तो कांग्रेस लगभग, जहां 119 विधानसभा सीटें हैं, लगभग 48 से 58 सीटों तक ही पहुंच पा रही है कांग्रेस। और ये 48 से 58 सीटों का जो फिगर है ये इसलिए है क्योंकि वीआरएस के वोट शेयर में गिरावट दर्ज हो रही है और वीआरएस के वोट शेयर में गिरावट दर्ज होने का फायदा, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस को मिल रहा है। यहां एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल मिलाकर के केवल 11 से 16 सीट हासिल कर पाएंगे और कांग्रेस को जो फायदा है वो सीधा सीधा वीआरएस के जो नुकसान हो रहा है वो फायदा कांग्रेस को पहुंच रहा है। कांग्रेस को जो नुकसान होने वाला है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और अन्य को मिलाकर के 11 से 16 सीटें हैं और कांग्रेस को 48 से 58 सीटें हैं और बीआरएस जो है वो 43 से 55 सीटों तक पहुंच रही है इस बार। चलिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और तेलंगाना में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान है। अब तक हमने 196 सीटों पर जो सर्वे है उसके रिपोर्ट हमने बताया है। कुल मिला के 109 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 87 सीटों पर कांग्रेस इसमें बढ़त बनाए हुए है और 4 सीट ऐसे हैं जो अन्य के सीट खाते में जा सकते हैं। अभी हम ग्वालियर चंबल को लेके अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आ रहे हैं। नमस्कार।